मोहित मुस्कुराते हुए सांझ के पीछे चल दिया। सांझ सीढ़ियों से होते हुए बिल्डिंग के ऊपर जा रही थी। उसे किसी भी तरह से मोहित से बचना था। मेरी भोली सांझ, कहाँ हो? सामने आओ ना। देखो, बहुत खेल चुकी तुम लुका छुपी। खुद से बाहर आओगी तो ठीक है, वरना मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा तुम्हारे साथ। चुपचाप जहां हो वहां से बाहर निकलो, मोहित गुस्से से कहा। सांझ एक पिलर के सहारे छुपी हुई थी। वो हद से ज्यादा डरी हुई थी। घबराहट के मारे उसके जिस्म में कपी-कपी होने लगी। ऊपर से मोहित की बातें उसे और डरा रही थीं। सांझ की साड़ी का पल्लू मोहित को दिख गया। वो कातिल अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आहट सुनकर सांझ की बेचैनियां बढ़ती जा रही थीं। उसकी पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई। सांझ कुछ समझ पाती इससे पहले मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कसकर अपनी तरफ खींच लिया। सांझ खुद को संभाल नहीं पाई और मोहित के सीने से टकरा गई। वो उससे छूटने के लिए पागलों की तरह छटपटा रही थी। क्यों इतना छटपटा रही हो मेरी भोली सांझ? इन्हीं बाहों की गिरफ्त में आने के लिए तुम मचलती रहती थी। आज तुम्हें अपनी बाहों में लिए हूं तो तुम मुझसे दूर जाने को तुली हुई हो। छोड़ो हमें, वरना अच्छा नहीं होगा। सांझ गुस्से से गुर्राई। बड़ी जुबान चलने लगी है आजकल। 2-4 दिन कोठी से बाहर क्या रही, खुद को होशियार समझने लगी हो? मोहित गुस्से से उसका जबड़ा भींच कर कहा। तुम्हें चाहूं तो 2 सेकंड में मार सकता हूँ, पर क्या करूं? तू अम्मा जी की अमानत है और उन्हें उनकी अमानत को सही सलामत लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी तो मैं उनसे मुंह मांगी कीमत वसूल करूंगा, मोहित सांझ को पकड़े हुए कहा। सांझ उसे जोर से हिम्मत लगाकर धक्का दे दी। मोहित 2-4 कदम पीछे चला गया। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हाँ, जब जब खुश रहने की कोशिश करते हैं, काल बनकर हमारी खुशियां निकल जाते हो। हमारे दिल के साथ खेल कर मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, पर तुम इतने लालची किस्म के इंसान निकलोगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मोहित। सांझ की आंखों में आंसू भर आए, जिन्हें वो अपनी आंखों में ही सोख ली। हाँ हाँ, मैं लालची तो हूँ। पेट प्यार से नहीं पैसों से भरता है, और पैसे कमाने में लोगों की उम्र निकल जाती है। फिर भी लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमा नहीं पाते। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे चाहिए थे ताकि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकूं। इसलिए तुमने मुझे कोठी पर बेच दिया? शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस लड़की को अपनी पत्नी बनाने का वादा किया था, उसके साथ इतना बड़ा सलूक करते हुए। सांझ जलती हुई आंखों से उसे घूरते हुए बोली। पत्नी? और तुझे? मेरी ऑलरेडी पत्नी है, तो मैं तुझे क्यों अपनी पत्नी बनाऊंगा? सांझ के ऊपर बिजली गिर पड़ी। वो थरथराते हुए लबों से बोली। पत्नी मतलब तुम पहले से ही शादीशुदा थे? सांझ बोली तो मोहित ने हाँ में सिर हिला दिया। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की फिर? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, फिर मेरे साथ ही क्यों किया ये सब? इश्क करने लगी थी तुमसे। कभी अपने गांव से बाहर कदम भी नहीं रखा था, पर तुम्हारे साथ पुणे जैसे बड़े शहर में आ गई। लेकिन तुमने अम्मा जी के पास बेच दिया मुझे। अरे पैसे ही कमाना था तो अपनी मेहनत से कमाते ना। मेरी आबरू की बलि क्यों चढ़ा दी? सांझ दहाड़ते हुए बोली। मोहित कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो सांझ के पास आया और उसे देखकर कहा, तुझे एक बात बताऊं? वो जो तेरी माई थी ना, वो बीमारी से नहीं मरी। मतलब? सांझ हैरान होकर पूछी। मैंने मारा है उसे, अपने हाथों से उसका गला घोंटा था। बुढ़िया साली मर ही नहीं रही थी, ऊपर से उसके हॉस्पिटल और दवाइयों का बिल भरते भरते मैं थक गया था। इसलिए मौका देखकर मैंने मार दिया उसे। मोहित कहा तो सांझ बर्फ की तरह जम गई। क्यों 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 किया हमारे साथ ऐसा? एक वही तो थी हमारे पास जिसके लिए हम जी रहे थे। तुमने उन्हें भी हमसे छीन लिया। सांझ मोहित के सीने पर मुक्के मारते हुए बोली। मोहित ऐसा कुछ भी करेगा वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मोहित उसके हाथ पकड़ लिया और घुमाकर 2-3 थप्पड़ उसके गालों पर रसीद कर दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि सांझ के कान झंझना उठे। कुछ कर नहीं रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठोगी, मोहित गुस्से से कहा। सांझ के गाल पर मोहित के हाथों की उंगलियों के निशान छप चुके थे। सांझ गुस्से और आक्रोश से उसे घूर रही थी। मोहित उसे देख व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा। एक बात तू बता, तेरे जैसी बाजारू औरत से आखिर शादी की किसने? जरूर कोई पागल ही होगा जिसने तुझसे शादी की। आखिर ऐसा भी क्या दे दिया उसको कि उसने सीधे तुझसे शादी ही कर ली? जरूर वो तेरे जिस्म का भूखा होगा। मोहित, सांझ चिल्लाकर बोली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साहब के बारे में कुछ कहने की? सांझ गुस्से से मोहित को थप्पड़ मार दी। हम उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते, और तुम जानना चाहते हो ना कि उन्होंने हमसे शादी क्यों की? तो सुनो। इश्क करते हैं वो हमसे, वो इश्क जिसे तुम कोठी पर बेच आए थे। हमारा अतीत जानकर भी वो हमें
धुतकारे नहीं, हमें अपने दिल में जगह दी मुझे। अगर उन्हें हमारे जिस्म की प्यास होती तो कब के अपनी प्यास बुझा लेते, पर वो तुम जैसे नहीं हैं। सांझ का दिमाग तिलमिला गया था विश्वा के बारे में गलत सुनकर। मोहित की आंखें दहक उठीं। आखिर सांझ की हिम्मत कैसे हुई उसे थप्पड़ मारने की। वो गुस्से से सांझ के बालों को पीछे से पकड़ा और अपनी जलती हुई निगाहों से बोला, तेरी इतनी मजाल कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब तू देख इस थप्पड़ का हिसाब मैं कैसे लेता हूँ। कहकर मोहित उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। सांझ उससे छूटने के लिए मचलने लगी। मोहित उसे वहीं दीवार से सटा दिया। उसने कसकर उसकी साड़ी का पल्लू उसके बदन से गिरा दिया। सांझ की आंखें फैल गईं। वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मोहित की नज़र सांझ के मंगलसूत्र पर गई तो वो उसे अपने हाथों में लेकर बोला, तुझ जैसी लड़की के लिए ये मंगलसूत्र नहीं बना। कहकर सांझ की गर्दन से वो मंगलसूत्र खींचने लगा। सांझ गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अपनी आंखें खोलकर मोहित के पैरों के बीच कसकर एक लात मार दी। मोहित नीचे जा गिरा। सांझ की आंखों में वो लाल रेशे उसके क्रोध को दर्शा रहे थे। उसके बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। सांझ अपने पल्लू को अपने सीने पर लपेट ली और मोहित को उसके शर्ट के कॉलर से पकड़कर खड़ा की। समझ क्या रखा है तुमने एक औरत को? वो कोई खेलने की चीज नहीं है। मत भूल, औरत अगर ममता की मूरत है तो वही औरत माँ काली भी है। तूने मेरे सब्र की सीमा तोड़ दी है। तू मेरे साथ कुछ भी करता तो शायद मैं कुछ नहीं करती, पर तूने मेरे सुहाग को मिटाने की कोशिश की। मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी मोहित। मोहित जो दर्द से अभी छटपटा रहा था, सांझ की आंखों में उसे अपनी मौत नजर आने लगी। सावित्री, अगर यमराज से अपना पति को बचा सकती है तो तू तो किस खेत की मूली है। तू एक मामूली सा इंसान है। तुझ जैसे इंसान की कोई जगह नहीं है इस धरती पर। जो मर्द एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता वो मर्द नहीं, उसे नामर्द कहते हैं, और तू भी उन्हीं नामर्दों में से एक है। कहकर सांझ मोहित को पीछे जो छड़ निकली हुई थी उसमें घुसा दी। मोहित के पेट को छींटते हुए वह छड़ उसके जिस्म से आर पार हो गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। सांझ उसे उसमें से निकाली और पागलों की तरह आसपास कुछ ढूंढने लगी। एक जगह पर चाकू उसे दिखा, जिसे उठाकर वो मोहित के पास आई। मोहित की आंखें अभी खुली हुई थी। पेट और मुंह से खून की नदियां बह रही थीं। एक मच्छर को भी ना मारने वाली सांझ आज किसी की जान ले लेगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। सांझ मोहित को मार पाती उससे पहले ही वहां किसी की आवाज गूंज उठी। सांझ मोहित को मारने के लिए जैसे ही चाकू उठाई, पीछे से आवाज आई, जिसे सुनकर सांझ का हाथ रुक गया, मगर उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। रुक जा सांझ, विश्वा चिल्लाकर हाँफते हुए बोला। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ी हुई थी। उसके साथ आया सक्षम सांझ के इस रूप को देखकर सहम गया। हमें मत रोकिए साहब, आज हम नहीं रुकेंगे। आप नहीं जानते इसने हमारे साथ क्या क्या किया है। सांझ वैसे ही गुस्से से बोली। सांझ प्लीज मेरे खातिर रुक जाओ, ये अनहोनी मत करो, विश्वा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। पर सांझ अपने हाथ में पकड़ी चाकू से मोहित का गला काट दी थी। खून के छींटे उसके चेहरे पर पड़ गए। हाथों में मोहित का खून लगा हुआ था। विश्वास जहां था वहीं रुक गया। पीछे से वैभव, वर्षा, रूपा सभी वहां पहुंच गए, जिसे विश्वास ही कॉल करके सांझ के यहाँ होने की खबर उन्हें दिया था। सबकी आंखों में हैरानगी के भाव उमड़ पड़े थे। सांझ खड़ी हुई थी और विश्वा के पास जाकर बोली, हमने उसे मार दिया साहब, मार दिया उसे अपने इन हाथों से। कहकर सांझ अपने खून से सने हाथों को उसके समक्ष दिखाने लगी। विश्वा का दिल घबरा उठा था। वो सांझ को इस रूप में देखकर भयभीत हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मासूम सी दिखने वाली उसकी सांझ किसी को इतनी बेरहमी से मारेगी। आपको पता है, इसने इसने आपका अपमान किया था। हमारा मंगलसूत्र तोड़ रहा था ये। हम कैसे इसे छोड़ देते। हम आपका अपमान नहीं सह सकते साहब। सांझ, जो अब तक क्रोध की अग्नि में जल रही थी, विश्वा को अपने सामने देखकर पिघलने लगी। उसके चेहरे और हाथों पर लगा खून उसे मोहित का कातिल करार कर रहा था। विश्वा उसे छूने के लिए आगे बढ़ा तो सांझ पीछे खिसक गई। विश्वा आंखों में हैरानी लिए उसे देखा। हमें मत छूइए साहब, वरना आप भी मैले हो जाओगे। सांझ नहीं चाहती थी कि मोहित के खून का एक भी कतरा विश्वा को लगे। वो रोते हुए पीछे खिसकने लगी थी। विश्वा एक झटके में उसकी हथेली पकड़कर उसे अपने सीने से सटा लिया और उसका सिर सहलाकर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता सांझ। एक और बात कहूँ, तुमने बिल्कुल सही किया, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। सांझ उसके सीने से लगी बिलख कर रो पड़ी। विश्वा उसे शांत कराने लगा। विश्वा ने उसका चेहरा आगे किया और अपने रूमाल से सांझ का चेहरा साफ कर दिया। विश्वा की आंखों में देखते हुए सांझ की आंखें बह रही थीं। कुछ ही पलों में वहां पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सबको सुनाई दिया।
वैभव आगे बढ़कर अपना कोट उतार कर सांझ को पहना दिया ताकि उसके कपड़े पर लगा खून पुलिस को ना पता लगे। सक्षम ने भी अपना जैकेट उतार कर विश्वा को पहनने के लिए दे दिया। उसके सफ़ेद कुर्ते पर भी खून लग गया था जब सांझ उसके गले लगी थी। क्या हो रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर देव की रौबदार आवाज़ सबके कानों में पड़ी। किसी ने कुछ नहीं कहा। इंस्पेक्टर देव आगे बढ़े तो उन्हें मोहित की लाश दिखाई दी। वो मोहित के पास बैठकर उसे देखते हुए बोले, किसने मारा है इसे? इंस्पेक्टर देव सबको घूरते हुए देख रहे थे। वैभव आगे बढ़ा और मोहित के पास पड़ी चाकू को उठाकर कहा, मैंने मारा है इंस्पेक्टर इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसे मैंने मारा है, कहकर वर्षा वैभव के हाथ से चाकू छीन ली। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसकी शक्ल देखकर लगता है कि ये किसी को मार सकेगी। बेचारी बेचारी ने आज तक एक मक्खी को भी ना मारा होगा। वो किसी इंसान की जान कैसे ले सकती है? कहकर सक्षम चाकू को अपने हाथ में ले लिया। साहब, सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? मोहित को तो हमने मारा है ना? सांझ विश्वास से बोली। चुप, एकदम चुप। गलती से भी ये बात इंस्पेक्टर के सामने मत बोलना। विश्वास की हथेली दबाकर कहा। तुम्हें पता है कि तुमने मोहित को मारा? हमें पता है कि तुमने मोहित को मारा, लेकिन इंस्पेक्टर को तो नहीं पता ना कि मोहित को किसने मारा, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। इंस्पेक्टर देव का दिमाग चकरा गया। उनके साथ आया हुआ हवलदार भी सख्ते में था। मोहित को किसने मारा ये पता अब करना मुश्किल हो गया था। खेल खेल रहे हो मेरे साथ? छोड़ूंगा नहीं तुम सबको मैं। इंस्पेक्टर देव सबको घूरते हुए बोले। उन्होंने सबको गिरफ्तार कर लिया और मोहित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर साहब, बहुत गर्मी लग रही है, कूलर लगवा दीजिए ना, सक्षम लॉकअप के अंदर से कहा। तुम सबका नौकर नहीं हूँ मैं, समझे? और ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरा थाना है ये। अच्छा ठीक है, कूलर नहीं लगवा सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम चाय ही पिला दीजिए। बारिश के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है। वर्षा बोली तो इंस्पेक्टर देव अपना सिर खुजलाने लगे। शाम का समय हो चला था और पुणे शहर में काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया था। इंस्पेक्टर देव सोच में पड़ गए कि वो किसे उठा लाए हैं। लॉकअप में बंद है, पर हरकतों से लग रहा है जैसे वो अपने घर में हैं और इंस्पेक्टर देव उनके घर के नौकर हों जो उनसे फरमाइश कर रहे थे। सक्षम वर्षा दोनों मिलकर इंस्पेक्टर देव का सिर खा रहे थे। वैभव शांति से खड़ा सब कुछ देख रहा था। रूपा के तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वहीं विश्वास सांझ का हाथ थामे बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर देव के लिए मोहित के कातिल का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। सबके सब एक ही बात बोल रहे थे कि मोहित को उन्होंने मारा है। अब किसकी बातों पर यकीन करें और किसकी बातों पर नहीं, ये बहुत मुश्किल था। किस जुर्म में अरेस्ट करके रखा है मेरे बच्चों को? एक रौबदार आवाज़ थाने में के अंदर गूंजी। इंस्पेक्टर देव, जो अभी अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे, आवाज़ सुनकर चौंक गए। डैड, डैड, हमें यहाँ से बाहर निकालिए डैड, वर्षा रोनी सूरत बनाकर बोली। विनय प्रताप जी अपनी बेटी को देखे, फिर इंस्पेक्टर देव के ऊपर गरजते हुए बोले, मैं कुछ पूछ रहा हूँ इंस्पेक्टर आपसे। किस जुर्म में अरेस्ट किया है मेरे बच्चों को? खून के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया है सबको। इंस्पेक्टर भी अपनी रौबदार आवाज़ में बोले। तेरे डैड को कैसे पता चला कि हम सब थाने में बंद हैं? सक्षम हैरान होते हुए वर्षा से पूछा। मैंने डैड को अरेस्ट होने से पहले मैसेज कर दिया था। वर्षा एक आंख दबाकर बोली तो सक्षम हंसते हुए कहा, तेरा कोई जवाब नहीं है। वैसे तेरा फ़ोन कहाँ है? उस मोटी भैंस के पास। उसी ने मेरा फ़ोन छीन लिया जब मैं डैड को मैसेज की थी। वर्षा एक लेडी कांस्टेबल की तरफ इशारा करके बोली। क्या सबूत है आपके पास कि मोहित का खून मेरे बच्चों ने ही किया है? विनय प्रताप इंस्पेक्टर देव के सामने बैठते हुए बोले। इंस्पेक्टर देव के पास मोहित का पर्स था जिसमें उसकी सारी जानकारी मौजूद थी। पर्स में मोहित के साथ एक लड़की की तस्वीर थी जो दिखने में शादीशुदा प्रतीत हो रही थी। इन सब ने खुद कबूल किया है कि इन्होंने मोहित का कत्ल किया है। कोई कुछ भी कहेगा तो आप यकीन कर लेंगे? अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी को मैंने मारा है तो आप मेरी बात पर भी यकीन कर लेंगे? विनय प्रताप जी की बात पर इंस्पेक्टर देव खिसिया गए। वहीं सक्षम वर्षा की हंसी निकल गई। बिना किसी सबूत और गवाह के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते इंस्पेक्टर, इतना संविधान तो आप भी जानते होंगे। विनय प्रताप जी बोले तो इंस्पेक्टर देव के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मजबूरन उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा। सांझ विश्वा के साथ थाने से बाहर निकल रही थी कि वो जल्दबाजी में आ रही एक लड़की से टकरा गई। आप ठीक है ना? सांझ शांत लहजे से पूछी तो वो लड़की हाँ में सिर हिलाकर थाने के अंदर चली गई। सांझ, क्या हुआ? चलो। विश्वा आवाज़ दिया तो सांझ अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोली, साहब ऐसा लगता है जैसे हम इस लड़की से पहले भी कहीं मिल चुके हैं।
मिली होगी, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कहीं टकरा गई होगी इससे। अब चलो, विश्वा कहा और सांझ का हाथ पकड़ लिया। आपको याद है उस दिन मॉल में हमसे एक लड़की टकराई थी? हाँ, जिसका सामान तुम्हारी वजह से गिर गया था। विश्वा कहा तो सांझ बेचैनी के साथ बोली, साहब ये वही लड़की थी। तुम्हें यकीन है? हाँ, क्योंकि इस लड़की के साथ हमने मोहित को देखा था। इसका मतलब ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी बीवी है। सांझ खुद से बोली। मोहित की मौत से अम्मा जी एकदम सकते में आ गई थीं। उन्हें भय था कि कहीं मोहित की मौत की छानबीन करने के लिए पुलिस उनकी कोठी तक न पहुंच जाए। इंस्पेक्टर देव अभी हाल में ही ट्रांसफ़र होकर पुणे शहर आए थे। जितना वक्त उनकी सर्विस को ना हुआ था उससे ज़्यादा उनके ट्रांसफ़र हो गए थे। अम्मा जी इंस्पेक्टर देव की ईमानदारी को भली भांति जानती थी। उन्होंने बहुत इंस्पेक्टरों को पैसे देकर खरीद लिया था, पर इंस्पेक्टर देव सबसे अलग थे। उन्हें खरीद पाना किसी के बस में नहीं था। उनकी ईमानदारी उनकी पहचान है। शायद उनकी ये ईमानदारी ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती, इसीलिए उनके सीनियर उनका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। पुलिस स्टेशन से निकलकर सब विश्वा के घर चले आए। सांझ थकी हुई थी तो वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। नीचे सब बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। विनय प्रताप सबको देखते हुए गुस्से से बोले, कोई मुझे बताएगा कि तुम सबके दिमाग में चल क्या रहा है? डैड, वो एक्चुअली हम सब सांझ को बचाना चाहते थे। पर सांझ ने किया क्या है? खून। वो मोहित को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि सांझ ही है डैड। वर्षा बोली तो विनय प्रताप जी के होश उड़ गए। सांझ से वो पहले भी एक बार मिल चुके हैं। सांझ ऐसा कुछ करेगी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी परेशानी से भरे चेहरे को देखते हुए विश्वा उन्हें सारी बातें समझा दिया। सब कुछ जानने के बाद विनय प्रताप खामोश हो गए। हॉल में एकदम सन्नाटा पसर गया, जो कि रूपा की आवाज़ से टूटा। रूपा सबके लिए चाय और टोस्ट लेकर आई थी। सब सुबह के भूखे थे, खाना बनाने में वक्त लगता, इसलिए रूपा सबके लिए चाय और टोस्ट लेकर आई थी ताकि हल्का फुल्का पेट भर सके। वैभव बाहर से खाना ऑर्डर करने को कहा तो रूपा इनकार कर दी और कहा कि जब घर में ही सब कुछ बनाने का सामान है तो खाना बाहर से क्यों मंगाना, बेकार में पैसे खर्च हो जाएंगे। इससे अच्छा 1-2 घंटे में वो खाना बना देगी। जाने क्यों पर वैभव रूपा को ना नहीं कह पाया। विनय प्रताप विश्वास से गंभीर होते हुए बोले, बेटा तुम्हें सांझ को यहाँ से लेकर कहीं और चले जाना चाहिए। पर अंकल मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा जन्म स्थान यही है। मेरा घर बार सब कुछ यही है। मैं ये शहर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? विश्वा परेशान होकर कहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। भले ही इंस्पेक्टर देव ने आज सांझ को छोड़ दिया है, पर आगे भी छोड़ देंगे इसकी क्या गारंटी है? आज उनके पास सबूत नहीं है, पर कल को अगर उनके पास सांझ के खिलाफ कोई सबूत लगा तो? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी अंकल, पर मैं इस तरह कायरों की तरह भागना नहीं चाहता। सब सांझ ने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हम क्यों भागें ये शहर छोड़कर? तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ विश्वा, पर तुम हालात को भी तो समझो। सांझ को इस शहर में इंस्पेक्टर देव से ही नहीं बल्कि अम्मा जी से भी खतरा है। तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से सांझ को जाने देंगी? विश्वा सोच में पड़ गया। विनय प्रताप उसका हाथ पकड़कर बोले, सांझ की हिफाजत तुम्हें ही करना है विश्वा। विश्वा हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया। यहाँ जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा तुम सांझ को के साथ वापस अपने घर आ जाना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मोहित का केस बंद करवा सकूँ। थैंक यू अंकल। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे जैसे हो विश्वा। विनय प्रताप उसकी पीठ थपथपाकर बोले, आपके पति की मौत हो गई है और आपको जरा सा भी अफसोस नहीं है? इंस्पेक्टर देव अपने सामने बैठी लड़की से बोले तो वो मुस्कुराकर बोली, पति और ये एक नंबर का लालची और शराबी है ये। ऐसे पति से अच्छा तो मैं विधवा ही ठीक हूँ। जब इतनी ही दिक्कत थी तो शादी ही नहीं करते ना? इंस्पेक्टर देव गंभीर होकर बोले, तब पता नहीं था कि ये किस किस्म का आदमी है। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और इससे प्यार करने लगी। मॉम डैड को बहुत मुश्किल से शादी के लिए कन्विंस किया। शादी के कुछ महीने बाद इसका रवैया बदलने लगा। हमारे बीच लड़ाइयाँ बढ़ती गईं। कभी कभी तो ये मुझ पर हाथ भी उठा देता था। इतनी मजबूर हो गई थी कि अपने मॉम डैड से उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकती थी। उन्होंने तो पहले ही मुझे मना किया था कि उससे शादी ना करूं, पर मेरी जिद के आगे वो झुक गए। उसने मुझसे शादी की सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए।
पर शायद डैड उसकी नीयत से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे छोटे भाई के नाम कर दी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और वो मुझ पर अपना गुस्सा निकालने लगा। वो लड़की भावुक हो गई थी। ये लीजिए, पानी पीजिए। इंस्पेक्टर देव उसके सामने पानी का गिलास रखते हुए बोले। वो सिसकते हुए पानी पी ली। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि उसे किसने मारा है? अभी तो कातिल का कुछ पता नहीं चला हमें, पर हम जल्द ही पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर देव उसे भरोसा दिलाते हुए बोले। उसे मेरी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। विनय प्रताप विश्वा को समझाकर चले गए। उनके साथ वर्षा और सक्षम भी चले गए। सक्षम का घर रास्ते में ही पड़ता था, तो वो उसे छोड़ते हुए अपने घर चले गए। विश्वा खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे में आया तो देखा सांझ गहरी नींद में सो रही है। विश्वा खाने की प्लेट्स वहीं पर टेबल पर रख दिया और सांझ को जगाने लगा, पर वो करवट लेकर फिर से सो गई। पूरे दिन की थकी सांझ आराम से सो रही थी। विश्वा उसके ऊपर से कंबल खींच दिया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वहीं विश्वा की आंखें फैल गईं। वो गुस्से से पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें ये चोट कैसे लगी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सांझ समझ गई कि विश्वा किस बारे में बात कर रहा है। वो अपने पैरों को छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है साहब, बस हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। दिखाओ मुझे। साहब, हमने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। कहकर विश्वा उसका पैर खींच दिया, जिसे सांझ मोड़कर बैठी हुई थी। वो अपने हाथों में लेकर उसके पैरों के तलवों को देखने लगा। सांझ अपनी आंखें बंद कर ली। विश्वा पहले तो उसे खूब डांटा, फिर उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगा। सांझ अपने मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकाली। वो चुपचाप विश्वा को देख रही थी। विश्वा उसके हाथों पर भी पट्टी कर दिया, जहां पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े उसकी हथेली में चुभ गए थे। सांझ के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। विश्वा उसकी हथेली पर फूंक मारने लगा। सांझ के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट पसर गई। आज के बाद अपनी हल्की सी भी चोट को छुपाया ना, तो फिर देख लेना, तुमसे बात नहीं करूंगा मैं। विश्वा नाराजगी जताते हुए कहा तो सांझ तुरंत ना में गर्दन हिलाकर बोली, अब से ऐसा नहीं करूंगी साहब, आप प्लीज़ मुझसे नाराज मत होइएगा। सांझ सुबकते हुए बोली। विश्वा उसके गालों पर लुढ़के आंसू को अपने अंगूठे से साफ किया, फिर उठकर खाने की प्लेट लेकर सांझ के पास बिस्तर पर बैठ गया। सांझ उसे हैरानी से देख रही थी। विश्वा खाने का कवर उसकी तरफ बढ़ाया तो सांझ उसे देखती रह गई। क्या हुआ, खाओ ना, विश्वा ने कहा तो सांझ भावुक होकर बोली, साहब एक बात कहें आपसे? एक नहीं, 1000 बात कहो मुझसे। विश्वा मुस्कुराकर कहा तो सांझ उसकी आंखों में झांक कर बोली, आप जिस तरह से हमारी परवाह करते हैं ना, उस तरह से आज तक किसी ने हमारी परवाह नहीं की। सांझ बोली तो विश्वा उसे देखकर कहा, तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगा तो फिर किसकी फिक्र करूँगा? मेरी दुनिया तो तुम ही हो ना। विश्वा कहा तो सांझ उसे देखती रह गई। विश्वा उसे खाने का इशारा किया तो सांझ उसके हाथ से खा ली। सांझ को खाना खिलाकर विश्वा भी अपने हाथों से खाना खा लिया। वो सांझ को आराम करने के लिए कहकर खुद नीचे किचन में जूठी प्लेट रखने चला गया। विश्वा के दिमाग में विनय प्रताप की बातें चल रही थीं। वो सांझ को लेकर किसी अनजान शहर में कैसे रहेगा, लेकिन उसके लिए ये सब करना जरूरी हो गया था। वो कुछ देर छत पर वैभव से बात करता रहा। वैभव से बात करके वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा। वैभव अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए करवट बदल रहा था। नींद उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। बार बार एक ही अक्स उसके सामने आ रहा था। जब भी आंखें बंद करता, उसी का चेहरा उसके आगे घूम जाता। वैभव परेशान होकर उठकर बैठ गया। आह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आपका चेहरा क्यों मेरी आंखों के सामने आ रहा है? वैभव खुद से बातें करते हुए कहा, फिर तकिए में मुंह घुसाकर पीठ के बल लेट गया। सांझ विश्वा दोनों रेलवे स्टेशन के पास खड़े थे। वैभव विश्वा को टिकट देते हुए कहा, ये ले टिकट और अच्छे से जाना, कोई परेशानी होगी तो फ़ोन कर देना। विश्वा टिकट के सहित वैभव को अपने गले लगा लिया। वैभव उसका पीठ थपथपाकर कहा, बस कर साले, रुलाएगा क्या मुझे? विश्वा ये सुनकर उसे और भी कसकर गले से लगा लिया। अपना ख्याल रखना, रूपा सांझ के सिर पर हाथ रखकर बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा उठी। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन आ चुकी थी। वैभव विश्वा को जाने का इशारा किया तो वो सांझ का हाथ पकड़कर बढ़ गया। वो बार बार पीछे पलटकर देख रहा था, जहां वैभव के साथ सक्षम वर्षा आंखों में आंसू लिए उसे बाय बोल रहे थे। रूपा भी नम आंखों से उन्हें विदा कर रही थी। विश्वा से रहा नहीं गया और वो दौड़कर अपने दोस्तों के पास आया और एक साथ सबको गले लगा लिया। सबकी आंखें बह चली थीं।
रूपा और सांझ भी उनकी दोस्ती देखकर भावुक हो गई थी। विश्वा उन्हें छोड़कर नहीं जा रहा था तो वैभव उसे धक्का मारा और उसे गुस्से से जाने को कहा। विश्वा सांझ के साथ ट्रेन में चढ़ गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सांझ उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, साहब हम कहाँ जा रहे हैं? भोपाल, विश्वा ने कहा और सांझ के बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन खुल गई थी। विश्वा अपने दोस्तों को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर सांझ की खातिर उसे ये कदम उठाना पड़ा। सांझ विश्वा के जाते ही वैभव रूपा को उसके गांव छोड़ने चला गया, जो कि पुणे में ही था। सक्षम वर्षा दोनों कॉलेज चले गए थे। रूपा खिड़की से बाहर देख रही थी और वैभव गाड़ी चलाते हुए उसे देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर वैभव को इस तरह से रूपा को देखना अच्छा लग रहा था। रूपा उसे अपने गांव का रास्ता बता रही थी और वो उसे ध्यान से सुन रहा था। उसके सीने में एक हुक सी उठ रही थी कि अब रूपा हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। बस बस यहीं रोक दो। रूपा एक पक्के मकान के बाहर वैभव को गाड़ी रोकने को बोली तो वो गाड़ी रोक दिया। रूपा गाड़ी से उतर कर गई और वैभव को अपने साथ आने को बोली। वैभव उसे मना नहीं कर सका और उसके साथ चल दिया। रूपा का घर गली के अंदर था, जहाँ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। सब्जी वाला रोजाना की तरह अपनी सब्जी का ठेला लगाए हुए था। रूपा को किसी अनजान लड़के के साथ आते हुए देखकर वहां खड़ी औरतें खुसर फुसर करने लगीं। रूपा उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। वैभव को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। रूपा अपने घर का दरवाजा खटखटाई तो एक 19 साल का लड़का आकर दरवाजा खोला, जिसे देखकर रूपा भावुक हो गई। कैसे हो छोटू? दीदी आप कहाँ चली गई थी? पापा ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हमें तो लगा कि आप मर गई हो। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर रूपा के दिल में चुभन सी हुई। वहीं उसके पीछे खड़ा वैभव उससे गुस्से में तमतमा गया। रूपा का भाई खुशी से अपनी दीदी को घर के अंदर ले गया। रूपा की नज़र अपनी तस्वीर पर चली गई, जिस पर माला चढ़ा हुआ था और उसी के पास अगरबत्तियां सुलग रही थीं। रूपा पिछले 1 साल से लापता थी। रूपा के पापा ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर जब रूपा ना मिली तो उसे मरा हुआ समझ लिए। वैभव ये सब कुछ देखकर हैरान था, पर उसकी हैरानी अभी और भी बढ़ने वाली थी। रूपा का भाई अपनी दीदी की तस्वीर पर से फूलों की माला को निकाल फेंका। रूपा की मम्मी अपनी बेटी को देखी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों बाद अपनी मम्मी का स्नेह पाकर रूपा बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। रूपा के पापा दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब वो अपने कमरे से बाहर आए तो अपनी बेटी को देखकर अचंभित हो गए। रूपा दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी अपने पापा को छोड़कर? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? हमें तो लगा कि हमने अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो दिया है। रूपा के पापा ने कहा तो रूपा उन्हें पकड़कर रोने लगी। रूपा की मम्मी वैभव से बैठने को बोली तो वो पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। रूपा का भाई पास से ही मिठाई की दुकान से वैभव के लिए नाश्ता लेने चला गया। रूपा अपने मम्मी पापा को अपने लापता होने की वजह बताई तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। रूपा अपने मम्मी पापा को देख कुछ समझ नहीं पा रही थी। रूपा की मम्मी, जो अपनी बेटी के आने से खुश थी, वो गुस्से से रूपा का हाथ पकड़ी और बोली, निकल जा मेरे घर से। एक बाजारू लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। चली जाओ यहाँ से। मम्मी ये आप क्या बोल रही हैं? रूपा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो अपने पापा के पास गई तो वो चुप्पी साध लिए। उनके बर्ताव से रूपा के दिल में हुक सी उठी। पापा देखिए ना, मम्मी क्या बोल रही हैं, आप उन्हें समझाइए ना। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। मेरी बेटी मर चुकी है और तुम्हें मैं अपनी बेटी नहीं मानता। पापा, रुंधे गले से रूपा बोली। रूपा की मम्मी आगे आईं और रूपा का हाथ पकड़कर उसे घर से दरवाजे से बाहर निकाल दी। रूपा गिरती उससे पहले वैभव ने आकर उसे थाम लिया। रूपा के घर से बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रूपा की मम्मी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दी। रूपा रोते हुए दरवाजा पीटती रही, पर दरवाजा नहीं खुला। उसे लगा था कि अगर वो अपनी मम्मी पापा को अपने साथ हुए यातनाएं उन्हें बताएगी तो वो उसे समझेंगे। अपनी मम्मी के आंचल में वो अपना दर्द बहा पाएगी, पर उनके लिए अपनी बेटी से ज़्यादा समाज में अपनी मान मर्यादा प्रिय थी। रूपा को इस तरह से देखकर वैभव को बेहद तकलीफ हो रही थी। उससे भी ज़्यादा गुस्सा उसके मम्मी पापा पर उसे आ रहा था। आखिर वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आसपास जमा लोग रूपा के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे। रूपा किसी से कुछ नहीं बोली, बस अपने घर के दरवाजे को देखती रही कि शायद दरवाज़ा खुल जाए। वैभव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रूपा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था और यहाँ ये लोग उसे अपना अनाप शनाप बके जा रहे थे। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला,
बस कीजिए आप लोग, ये पहले से ही परेशान हैं और ऊपर से आप लोग इन्हें और परेशान कर रहे हैं। सरकार ने आपको लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का जिम्मा दिया है क्या? उसके गुस्से से भरी आवाज को सुनकर सब चुप हो गए। एक औरत उस भीड़ में से बोली, तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? तुम्हें तो हमने कुछ कहा ही नहीं। जिसका चरित्र ही मैला हो उसके बारे में लोग अनाप शनाप ही बोलेंगे ना। आप होती कौन है ये कहने वाली कि किसका चरित्र मैला है और किसका साफ? वैभव गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो इसका पक्ष लेने वाले? क्या लगती है ये तुम्हारी? सामने से एक और औरत आकर वैभव से ही सवाल कर बैठी। लोग वैभव और रूपा को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। बालकनी में खड़े होकर रूपा के मम्मी पापा अपनी बेटी का अपमान होते हुए देख रहे थे। वैभव लोगों की बातों को सुनकर गुस्से में भड़क गया। उसने रूपा का हाथ पकड़ा और पास के माता रानी के मंदिर में ले गया। रूपा होश खो चुकी थी। एक तो अपने मम्मी पापा के बर्ताव से वो टूट गई थी, बची खुची हिम्मत आस पड़ोस के लोगों ने तोड़ दी। मंदिर के पास सिंदूर से भरा एक थाल रखा हुआ था। वैभव सिंदूर को अपनी मुट्ठी में लिया और पूरी की पूरी सिंदूर रूपा की मांग में भर दिया। रूपा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसकी पूरी मांग सिंदूर से भर गई थी। वैभव चिल्लाकर बोला, रिश्ता चाहिए था ना आप सबको? तो गौर से सुनिए, आज से और अभी से ये मेरी पत्नी है। अगर किसी ने भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल लूंगा मैं। वैभव गुस्से से कहा। सबके मुंह पर वैभव ने कसकर ताला लगा दिया था। कुछ देर पहले जो लोग रूपा को लेकर भद्दे भद्दी बातें बोल रहे थे, अभी एकदम चुप्पी साध लिए थे। वैभव आगे कुछ कहता उससे पहले रूपा खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल में मार दी। वैभव हैरानी से उसे देखने लगा। रूपा आंखों में आंसू लिए उसे देखी और बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। जाते हुए वो अपने घर की बालकनी की तरफ देखी जहां उसके मम्मी पापा चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। रूपा की आंखों में बेहद दर्द उमड़ उमड़ पड़ा। वो रोते हुए वहां से चली गई। क्या सोचकर वो वहां आई थी और क्या हो गया? उसके खुद के मम्मी पापा ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जिस बेटी को बचपन से चांद की तरह पाले, आज उसका चरित्र क्या मैला हुआ। वो बेटी एक झटके में उनके लिए मर गई। चरित्र रूपा का मैला नहीं था बल्कि लोगों की सोच मैली थी। रूपा का भाई खुशी खुशी नाश्ता लेकर आ रहा था। वो अपनी दीदी को इस तरह भागते हुए देखा तो परेशान होते हुए कहा, दीदी ये सब क्या है? रूपा की मांग में सिंदूर भरा देखकर वो हैरान हो गया था, मगर रूपा उसे कोई जवाब ना देते हुए वहां से भाग गई। वैभव भी उसके पीछे भागा। भागते हुए रूपा एक कुआं के पास रुकी और हाँफते हुए कुएं के अंदर पानी में खुद का प्रतिबिंब देख रही थी। अचानक उसका हाथ अपने माथे को छू गया। वो दर्द और पीड़ा में जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख ने वैभव का दिल दहला दिया था। वो भागता हुआ रूपा के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। रूपा कुआं के ऊपर खड़ी थी और बस खुद कूदने ही वाली थी कि ऐन मौके पर आकर वैभव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही थी आप? वैभव गुस्से से बोला। मुझे छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाथ तो क्या, पूरी की पूरी आपको भी पकड़ सकता हूँ। पत्नी हैं अब आप मेरी, वैभव ने कहा और रूपा को कमर से पकड़कर उठा लिया। रूपा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ वैभव के कंधों को जकड़ लिए। वैभव ने आराम से उसे नीचे खड़ा कर दिया। मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यकीन कीजिए मेरा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो लोग आपको भला बुरा कह रहे थे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए तैश में आकर तुमने मेरी मांग भर दी है ना। रूपा घूरते हुए बोली। वैभव अपनी गर्दन झुकाए खड़ा रहा। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे? वो लोग जो कुछ भी कह रहे थे सही ही तो बोल रहे थे। ये आप क्या बोल रही हैं? वही बोल रही हूँ जो सच है। एक चरित्रहीन लड़की के लिए ये सब कहना गलत नहीं है। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हुई? क्योंकि प्यार करने लगा था आपसे मैं, वैभव चिल्लाकर कहा तो रूपा को 2-4 कदम पीछे चली गई। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो ना। मुझ जैसी लड़की से कोई प्यार क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? आपसे कोई प्यार क्यों नहीं कर सकता? आप भी तो इंसान ही हैं ना, और प्यार तो हर किसी को होता है। नहीं है हम इंसान। अगर होते तो लोग हमें इस तरह से हमारी बेइज्जती ना करते। जिसकी कोई इज्जत नहीं, उसे समाज में जीने का कोई हक नहीं होता। तो कहकर रूपा रोते हुए नीचे बैठ गई। हम तो वो बदनसीब हैं जिसे खुद माँ बाप ने अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। सुना था ना पापा क्या बोल रहे थे? मर चुकी हूँ मैं उनके लिए। वैभव आंखों में आंसू लिए उसे बिखरे हुए देख रहा था। जब मैं अपने माँ बाप के लिए मर चुकी हूँ तो फिर जीकर क्या करूँ? रूपा बोली तो वैभव के सीने में एक हुक सी उठी। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपके माँ बाप ने आपको ठुकरा दिया तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना।
प्लीज़ खुद को तकलीफ मत दीजिए, वैभव उसके सामने बैठकर कहा। रूपा बेतहाशा रोए जा रही थी। वैभव ने उसका रोना सहा नहीं जा रहा था। उसने बहुत कोशिश की उसे चुप करवाने की, पर रूपा चुप नहीं हुई। अंत में वैभव ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और अपने जलते लबों को रूपा के कांपते होठों पर रख दिया। रूपा हैरान हो गई। वो अपना रोना भूलकर वैभव को खुद से दूर करने लगी। वैभव उतनी ही गहराई से रूपा के लबों को किस करने लगा। वैभव रूपा दोनों वहीं कुएं के पास बैठे एक दूसरे को किस कर रहे थे। वैभव उसे गहराई से चूम रहा था, वहीं रूपा उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वैभव बुरी तरह से उस पर हावी हो गया था। वो दीवानों की तरह उसे चूम रहा था। दोपहर का समय था और दोनों गांव से बाहर एक कुएं के पास थे। उधर कोई उतना आता जाता नहीं था। वैभव उससे दूर हुआ तो रूपा तेज सांसें लेने लगी। वैभव बस उसके होठों को छोड़ा था, उससे दूर नहीं गया था। उसने रूपा के सिर पर अपना सिर सटा दिया और अपनी बढ़ती धड़कनों को शांत करते हुए कहा, मेरा किस करना बुरा लगा हो तो उसके लिए जो सजा देंगी आप वो मंजूर है, पर आपको कुछ हो जाए मैं ये सहन नहीं करूँगा। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी मिलती है, फिर ये ज़िंदगी आगे मिलेगी कि नहीं ये कोई नहीं जानता, इसलिए इसे ख़त्म मत कीजिए। मरने से चीज़ें आसान नहीं होती, बल्कि लोग आपको बुज़दिल कहेंगे। लोगों की कही हुई बातें सच साबित हो जाएंगी। मेरा दिल कहता है कि आप बुज़दिल नहीं हैं और ना ही आप चरित्रहीन हैं। मेरे लिए आप पाक थीं और पाक रहेंगी। वैभव उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो रूपा सुन हो गई। वो सूनी आंखों से वैभव को ही देख रही थी। वैभव उसके हाथ को थाम लिया। अगर आपको लगता है कि मैंने आप पर कोई एहसान किया है तो आप गलत सोच रही हैं। मैं सच में आपको बहुत चाहता हूँ। कब कैसे आप मुझे अच्छी लगने लगी पता नहीं चला, पर सच कहता हूँ, जब आप रोती हैं ना तो इधर अपनी छाती की तरफ इशारा करके कहा, बहुत तकलीफ होती है। आपका रोना मुझे बेचैन कर जाता है। सांझ के गायब होने के बाद आप जिस तरह से रो रही थीं, मेरा दिल ही जानता है कि उस वक्त मैं कैसे खुद को संभाल पाया था। वैभव के आंसू रूपा के हाथों पर गिर रहे थे, जो रूपा को जला रहे थे। अगली सुबह विश्वास सांझ को लेकर भोपाल पहुंच गया था। उसके कंधे पर एक बैग था और हाथ में एक ट्रॉली बैग था। दूसरे हाथ में उसने सांझ का हाथ मजबूती से थाम रखा था। उसने टैक्सी बुक की और एक पते पर जाने को कहा। भोपाल शहर जितना सांझ के लिए अनजान था, उतना ही विश्वा के लिए भी अनजान था। टैक्सी ड्राइवर ने एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास टैक्सी को रोक दिया। विश्वा उसके किराए के पैसे दिया और बिल्डिंग की तरफ बढ़ चला। वहां पहले से ही एक आदमी विश्वा के इंतजार में खड़ा था। उसने विश्वा को फ्लैट की चाबी दी और उसे बाय बोलकर चला गया। साहब, वो आदमी कौन था? सांझ पूछी। वो वैभव का कजिन है, यहीं रहता है, विश्वा कहा तो सांझ आगे कुछ नहीं पूछी। वैभव अपने कजिन से पहले ही बोल दिया था कि वो सांझ और विश्वा के लिए एक फ्लैट बुक कर दे। उसका कजिन तुरंत ही जाकर सांझ और विश्वा के नाम से फ्लैट बुक कराया था। विश्वा अपने बाबा के कमाए हुए पैसों से ये फ्लैट बुक करवाया था। वैभव उससे अपने पैसे नहीं ले रहा था, पर विश्वा अपनी कसम देकर उसे वो पैसे दे दिया, जिसे वैभव ना नहीं कर पाया। सांझ अपने कपड़े निकाल रही थी और विश्वा मार्केट से ज़रूरत का सामान लेने चला गया। कुछ देर बाद थका हुआ विश्वा सामान लेकर आया तो सांझ अपने गीले बालों में टॉवेल लपेटे किचन में ही उसके लिए पानी लेकर आई। थके हुए विश्वा के चेहरे पर अपनी बीवी को देखकर सुकून मिल गया। वो सांझ का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। तुम इतनी प्यारी क्यों हो सांझ? विश्वा प्यार से कहा तो सांझ शर्मा गई और वहां से उठते हुए बोली, जाइए नहा लीजिए, तब तक हम आपके लिए चाय बना देते हैं। तुम भी चलो ना। कहाँ? मेरे साथ नहाने? दत्त, पागल हो गए हैं क्या आप? सांझ शर्मा कर बोली। चलो ना सांझ। साहब, हम नहा चुके हैं तो फिर से नहा लो, विश्वा मस्खरी करते हुए कहा। आप मार खाइएगा हमसे, बता रहे हैं हम, सांझ गुस्से से बोली। विश्वा उसके फूले हुए गाल को खींच दिया और बाथरूम में नहाने भाग गया। सांझ मुस्कुराती हुई किचन में चली गई और अपना किचन सेट करने लगी। कुछ ही देर हुआ था कि विश्वा सांझ को पुकारने लगा। सांझ उसके पास आई और बोली, क्या हुआ आपको? वो मेरी पीठ पर साबुन लगा दो ना, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। हम कैसे लगा सकते हैं? सांझ हड़बड़ा कर बोली। पहले आई लगाती थी, अब तुम लगाओगी? बीवी हो ना मेरी, चलो अपना पत्नी धर्म निभाओ, कहकर विश्वा बाथरूम का पूरा दरवाजा खोल दिया। विश्वा अपने कमर पर एक गमछी लपेटे हुए था, बाकी उसने कुछ नहीं पहन रखा था। सांझ सकचाती हुई उसके पास गई और बिना विश्वा को देखे उसकी पीठ पर साबुन लगाने लगी। विश्वा आंखें मूंदे अपनी बीवी को महसूस करने लगा। सांझ हद से ज्यादा शर्मा रही थी। विश्वा को शरारत सूझी। वो मग में पानी लिया और पीछे खड़ी सांझ पर फेंक दिया।
सांझ एकदम से हुए इस हादसे से चकपका गई। वो कुछ समझती उससे पहले ही विश्वा एक मग और पानी सांझ के ऊपर डाल दिया। सांझ की साड़ी गीली हो गई थी। विश्वा उसे पूरा तो नहीं भिगो पाया था, पर आगे से सांझ भीग गई थी। वो गुस्से से आगे बढ़ी और बाल्टी में आधी बची हुई पानी को विश्वा के सिर पर डाल दी। विश्वा अपने चेहरे पर से पानी पहुँचते हुए सांझ को देखा। खुद को बहुत तेज समझते हैं आप? वो विश्वा को देखकर बोली। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, कहकर वो सांझ की तरफ लपका। सांझ बाथरूम में भागने लगी। विश्वा उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। सांझ के कदम ठिठक गए। विश्वा धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने एक झटके में सांझ को पीछे से अपने सीने से सटा लिया। विश्वा की खुले जिस्म पर सांझ की पीठ सटी हुई थी। विश्वा उसके पेट पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। साहब, आप ये हमें गुदगुदी हो रही है, सांझ उसका हाथ अपने पेट पर से हटाते हुए बोली। विश्वा उसको अपनी तरफ घुमा दिया। सांझ के गीले बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे, जिसे विश्वा अपनी उंगली की मदद से पीछे कर रहा था। विश्वा की छुअन से सांझ राफ्ता राफ्ता मोम की तरह पिघल रही थी। सांझ के होंठ फड़फड़ा रहे थे, जिसे देखकर विश्वा उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरने लगा। सांझ की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। विश्वा उसमें खो चुका था। वो उसे वहीं दीवार से सटा दिया। सांझ अपनी आंखें मीच ली। विश्वा को वो इस तरह देख नहीं पा रही थी। वहीं विश्वा बेशर्मों की तरह उसे एकटक देखे जा रहा था। मदहोशी के आलम में खोया हुआ विश्वा सांझ के ऊपर झुकने लगा। वो उसके होठों को छू पाता उससे पहले कुकर की सीटी बज गई, जिसे सुनकर सांझ एकदम से अपनी आंखें खोल ली। साहब, हमें जाने दीजिए ना, वरना दाल जल जाएगी, सांझ उसे अपने सामने से हटाते हुए बोली। कोई बात नहीं है, मैं जली हुई दाल ही खा लूंगा, पर मैं नहीं चाहती कि आप जली हुई दाल खाओ, सांझ उसे साइड करके बोली। इतना प्यार? विश्वा उसे फिर अपनी बाहों में दबोच लिया। तभी कुकर की तीसरी सीटी बज गई। सांझ उसे धक्का मारी और बाथरूम से भाग गई। विश्वा अपने आप से कहा, ये कुकर की सीटी थोड़ी देर बाद नहीं बज सकती थी? मेरे ही रोमांस की बैंड बजानी थी। तभी फिर से सीटी बज गई। विश्वा गुस्से से अपने ऊपर पानी डालने लगा। थोड़ी देर बाद नहाकर वो बाहर आया। आईने के सामने खड़ा होकर वो अपने बाल सेट कर रहा था। तभी वैभव का कॉल उसे आया। विश्वा वैभव से बात करने लगा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या साहब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सांझ उसके बदले हुए चेहरे को देखकर पूछी। विश्वा सांझ को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर सांझ भी हैरान रह गई।